जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियां, साथ ही उत्पत्ति एवं विकास संबंधी पीवाईक्यू। यहाँ पे देखिए, आपको इस सीरीज में जो है भाषा संबंधी प्रश्न करने को मिलेंगे और जो कई एग्जामों में देखें तो अलग अलग जगहों पे ये आए हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न अगर देखिए, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो भाषा परिवार से पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा जो है, जिसमें ये 4 विकल्प दिए गए, इनमें से तमिल, तिब्बती, मुंडा, खासी। तो यहाँ पे देखिए, जो ऑस्ट्रिक परिवार है बेसिकली ये जो है मुंडा परिवार की प्रमुख भाषा के रूप में आता है। और मुंडा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाई या ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। यानी मुंडा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाई और ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ज्ञातव्य कि मुंडा झारखंड राज्य की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का भी नाम है। मुंडा भाषाएं बोलने वाले में बंगाल, बिहार है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में ये फैला हुआ है। तो ऑस्ट्रो एशियाई मुंडा जो है वहाँ के ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा भी है। बाकी मुंडा जो है झारखंड राज्य की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का नाम भी है। तो दोनों को ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारूपी परिवार की भाषा नहीं है, तो इसमें से कौन सा भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, सियोचिन। तो यूजीसी में एक क्वेश्चन आया है कि भारूपी परिवार की इनमें से भाषा कौन सी नहीं है? केल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, सियोयन। तो इसमें से जो सियोयन है, ये जो सियोयन दिया गया है, सियोयन इनमें से नहीं है। बाकी अगर हम इसका एक्सप्लेन करें तो सियोयन जो है भारूपी परिवार की नहीं बल्कि मले पोलिनेशियाई परिवार की भाषा है। जबकि भारूपी परिवार के 2 वर्गों में उसको विभाजित किया जाता है। इसमें देखिए, एक होता है केंतुम और होता है एक सतम। जो भारूपी परिवार है उसमें 2 वर्गों में इसको विभाजित करें तो इसमें केंतुम और सतम आता है। केंतुम वर्ग में ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, केंतुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो केंतुम में ग्रीक, इटैलिक, केल्टिक, जर्मनिक, तोखरी तथा केल्टिक आता है। और जो सतम वर्ग है, सतम वर्ग में भारत ईरानी, आर्मीनी, बाल्टो स्लोवेनी तथा आल्बेनी आता है। तो यहाँ पे सियोइन जो है ये मलय पोलिनेशियाई परिवार की है। बाकी भारूपी परिवार 2 भागों में विभक्त है, केंतुम, सतम। केंतुम में ग्रीक, इटैलिक, केल्टिक, जर्मनिक, तोखरी तथा केल्टिक। सतम में भारत ईरानी, आर्मेनी, बाल्टो स्लोवेनी तथा आल्बेनी आता है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो ग्रियर्सन ने भारत ईरानी के 3 उपवर्गों को क्लासीफाई किया है। यानी ग्रियर्सन ने भारत जो ईरानी है उसके 3 उपवर्गों को उल्लेख किया है। इसमें आता है ईरानी, दरद तथा भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास 3 चरणों में हुआ है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें प्राचीन में वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृत आता है। मध्यकाल में बात करें तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट्ट आता है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसमें हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, सिंधी, उड़िया, मराठी, गुजराती आदि। इटली, फ्रांस, स्पेन में केल्टी जातियां बसी हैं। कहाँ पे? इटली में, फ्रांस में, जो स्पेन है यहाँ पे केल्टी जातियां बसी थी। इसी आधार पर इनकी भाषा को केल्टिक कहते हैं। तो ये भी बताया गया कि क्यों आखिर केल्टिक कहा जाता है। इटालिक के तहत लैटिन, अम्बरी, ओस्ट्री आदि भाषाओं को रखा गया है। जर्मनिक या ट्यूटानिक उपवर्ग के तहत जर्मन, डच, डेनिश, फ्लेमिश, नॉर्वेजी, स्वीडिश भाषाएं आदि सम्मिलित हैं। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसमें कन्नड़, उड़िया, असमिया, बंगला में से कौन सा ऐसा है जो द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो यहाँ पे जो कन्नड़ है ना, कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा के रूप में जाना जाता है कन्नड़ को। अब यहाँ का एक्सप्लेनेशन देखिए जो कन्नड़ के बारे में, तो कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम। तो कन्नड़ तो है ही, द्रविड़ परिवार की भाषा में कन्नड़ तो आता ही। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम भी द्रविड़ परिवार में ही आता है। द्रविड़ भाषाओं को पहली बार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तमिल ब्राह्मी लिपि के रूप में तमिलनाडु के मदुरई और तिरुनेलवेली जिलों के वहाँ के गुफा की दीवारों में अंकित किया गया था। तो कन्नड़ द्रविड़ परिवार में आता है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम भी आता है। द्रविड़ भाषाओं को पहली बार कहाँ पे? तो 2वीं शताब्दी में तमिल ब्राह्मी लिपि के रूप में तमिलनाडु का जो मदुरई है और तिरुनेलवेली जिलों में गुफा की दीवारों पर अंकित किया गया था। भोलानाथ तिवारी के अनुसार बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। क्वेश्चन है कि एकाक्षरी भाषा परिवार,
एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या मतलब होता है? रोमेटिक, हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो ये देखिए यूपीपीएससी अल्टी ग्रेड में आया हुआ है। जो एकाक्षरी होता है, एकाक्षरी भाषा परिवार से मतलब क्या होता है? ये दिया है चीनी भाषा परिवार। चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षरी परिवार की भाषा कहा जाता है। ये उसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है। इस परिवार की भाषाओं का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत एवं म्यांमार है। भूटान में भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी इस परिवार के बोलने वाले इस परिवार की मुख्य भाषा चीनी है। तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार एकाक्षर परिवार की भाषा, इसकी आकृतिगत विशेषताओं को प्रभावित करता है और बाकी मुख्य क्षेत्र चीन, तिब्बत, म्यांमार है। भूटान में भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी, यानी भूटान में और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी परिवार को बोलने वाले लोग हैं और मुख्यतः तो ये चीनी है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो अभी ये चीज़ देखा था। द्रविड़ भाषा परिवार में अगर देखें तो जो द्रविड़ भाषा परिवार है, कन्नड़ का संबंध वहीं से है। द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित अन्य भाषाओं में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये सभी है कर्नाटक से। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी कौन सी भाषा? तो ये भारोपीय जो है, भारोपीय परिवार। तो हिंदी जो है नसामी, हामी, काकेसी, पापुई है ना, ये अलग अलग नामों को भी ध्यान रखिए, ये सबसे नहीं है, भारोपीय परिवार से है। तो हिंदी के बारे में पूरा यहाँ डिटेल दिया गया है कि हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी परिवार की मूल भाषा का समय करीब 2700 वर्ष पूर्व ईसा माना जाता है। भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार तथा भारत हित्ती परिवार भी कहते हैं। तो इसी को भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक भी कहते हैं, यानी इंडो फॉर इंडिया भी तो देखिए लगा है, तो इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार। अपने भौगोलिक विस्तार के कारण भारोपी परिवार नाम अधिक समीचीन पाया गया है। इस परिवार की भाषाओं के लिए फॉन फ्रेडके ने 100 की संख्या को निर्धारित किया है। फॉन फ्रेडके हैं, फॉन फ्रेडके, इन्होंने 100 की संख्या को निर्धारित किया है। केंतुम और शतम वर्ग निर्धारित किया है। लैटिन में 100 की संख्या के लिए केंतुम बोलते हैं, यानी 100 की संख्या के लिए लैटिन में क्या बोलते हैं? केंतुम। और संस्कृत ईरानी में क्रमशः शतम और शतम का प्रयोग होता है। सामी परिवार के तहत कनानी, फिनिसी, इब्रानी, अरबी, अरामी और अमीरी, अबिशीनिया एवं प्राचीन सुमेरियाई शामिल है तथा हामी शाखा में प्राचीन मिस्री, काप्टिक, सोमाली, गल्ला नाम आदि भाषाएं होती है। पापुई परिवार के तहत न्यूगनी का माफोर भाषा भी आता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, काफ़ी चीज़ें नहीं है कि भारोपी परिवार हिंदी जो है भाषा भारोपी परिवार से आता है। समय इसका लगभग वही 2700 वर्ष पूर्व माना गया है। भारोपी परिवार में इंडो जर्मनिक आर्य परिवार तथा भारत हित्ती परिवार भी आता है। और भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इस परिवार की भाषाओं के लिए ये फान ब्रेडके ने 100 संख्या को निर्धारित किया था। 100 को केंतुम और शतम वर्ग में बांटा गया है। लैटिन में 100 की संख्या को केंतुम कहते हैं, लैटिन में कहते हैं। और संस्कृत ईरानी में क्रमशः इसको शतम और शतम भी कहते हैं। सामी परिवार के तहत जो भी कभी आए कि सामी परिवार के तहत कौन सी भाषाएं आती हैं, तो यहाँ पे देखिए वो दिया है आंसर कि सामी परिवार के तहत क्या आता है। सामी परिवार के तहत कनानी या फिनिसी, इब्रानी, अरबी। तो जो अरबी आता है ये सामी के तहत आता है। बाकी कनानी या फिनिसी, इब्रानी, अरामी, अमीरी, अबिशीनिया, प्राचीन सुमेराई ये सब आता है। और हामी शाखा के तहत मिस्री, काप्टिक, सोमाली, गल्ला नामा और पापुई के तहत न्यूगनी की माफोर भाषा ये है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? कौन सी ऐसी भाषा है जो आर्य भाषा में शामिल नहीं है? संस्कृत, तुर्की, प्राकृत, अंग्रेजी। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे बात करें जो तुर्की है, तुर्की मंगोल और मंचू तुंगस भाषाएं अल्ताई भाषा परिवार की भाषाएं हैं। यहाँ पे जो तुर्की है, मंगोल और मंचू तुंगस भाषाएं, ये सभी कौन सी भाषा परिवार से? अल्ताई भाषा परिवार से है। तो यहाँ पे देखिए ये विश्व के भाषा परिवारों का क्रम दिया गया है। देखिए विश्व के भाषा परिवार की बात करें तो एक भारोपीय है, जिससे हम हिंदी की बात करते हैं। द्राविड़ है जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सब की बात करते हैं। भाषा परिवार में एक सामी हामी भी होता है। सामी हामी एक आस्ट्रिक होता है, एक फिनो उग्रिक होता है, एक अल्ताई होता है, चीनी होता है, काकेशियन होता है, अमेरिकी भाषाएं भी होती हैं। तो भारोपीय आर्य भाषा द्रविड़, हामी सामी, आस्ट्रिक, फिनो उग्रिक, अल्ताई, चीनी,
कागेशियन अमेरिकी भाषा। अब जो भारोपीय भाषा परिवार है जिससे हमारी हिंदी निकल के आती है, उसको भी अगर विभक्त करें तो जो भारोपीय भाषा परिवार आर्य भाषा है उसको जब विभाजित करते हैं तो सतम और केंतुम में आता है। और जो केंतुम है, केंतुम में कौन कौन सा आता है ये पूछा जाता है, केंतुम में कौन कौन से आते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। केंतुम वर्ग में लैटिन, ग्रीक, पुरानी आयरिश, तोखारियन कंद, इतालवी केंतो। तो लैटिन जो है ये केंतुम में आता है, ग्रीक भी केंतुम में आता है, पुरानी आयरिश भी आता है, तोखारियन भी आता है, इतालवी केंतो भी आता है। और हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी ये सभी भी हिंदी में ही आता है। तो केंतु में ध्यान रखिए लैटिन, ग्रीक, पुरानी आयरिश, तोखारियन, इतालवी आता है। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी, हिंदी ये जो है ये आर्यों के पूर्ववर्ती ये जो भारतीय भाषा परिवार है उसमें से आता है। और भारोपीय भाषा परिवार को अगर हम सतम में और केंतुम में बांटते हैं तो सतम में बेसिकली क्या क्या आता है, संस्कृत सतम, आवेस्ता सतम, फारसी, लिथुआनियन सतम, रूसी स्तो, बुल्गारियन सेतो। आर्यों के पूर्ववर्ती भारतीय भाषाएं की बात करें कि जो आर्य थे, आर्यों के जो पूर्ववर्ती भारतीय भाषा थी वो कौन सी थी, तो आर्यों का जो पूर्ववर्ती भारतीय भाषा था उसमें नेग्रिटो, ऑस्ट्रिक, किरात, द्रविड़ ये आते थे। मतलब पूर्ववर्ती पहले करें कि आर्य का जो पूर्ववर्ती भारतीय भाषा होता था उसमें नेग्रिटो आते थे, ऑस्ट्रिक आते थे, किरात आता था, द्राविड़ आते थे। और जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसमें प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन, आधुनिक आर्य भाषा में। तो जो प्राचीन आर्य भाषा है, प्राचीन में देखिए वैदिक संस्कृति, फिर संस्कृत या लौकिक संस्कृति। मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश है ना, मध्यकाल में इसी तरीके से मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौहट्ट बड़ा है। और आधुनिक में आप देखिए तो यहाँ पे जो आधुनिक आर्य भाषा है उनमें देखिए सिंधी है, हिंदी है, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया, उड़िया ये सभी आते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो निम्नलिखित भाषा है उनको विकास क्रम में व्यवस्थित करना, प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौर श्रेणी, पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पे बात करें जो निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में अगर व्यवस्थित करना है तो क्रमशः उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो भाषाओं का विकास क्रम इस प्रकार है, प्राचीन संस्कृत, लौकिक, सौर श्रेणी, पश्चिमी। तो प्राचीन, फिर लौकिक, सौर श्रेणी, पश्चिमी हिंदी। भारतीय भाषाओं के विकास क्रम की बात करें तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, प्राचीन जो है उसका समय 1500 से 500 है, मध्यकालीन में 500 से 1000 है, आधुनिक में 1000 से अब तक है। तो प्राचीन, लौकिक, सौर श्रेणी, पश्चिमी हिंदी। प्राचीन 1500 से 500, मध्यकालीन 500 से 1000 और आधुनिक जो है वो 1000 से अब तक है। और इसमें अगर देखें कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें प्राचीन संस्कृत, वैदिक संस्कृति और लौकिक आता है। और जो मध्यकालीन उसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये आता है। हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो हिंदी की उपभाषाएं उनका विकास देखें तो कौन किससे विकसित रूप है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट है कि जो हिंदी की उपभाषाएं हैं ये उनका विकास अगर देखें तो जो सौरसेनी अपभ्रंश है, जो सौरसेनी अपभ्रंश है उससे पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी है ना। तो सौरसेनी से अगर बात करें तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी तथा गुजराती भाषा का विकास होता है। मागधी से बिहारी हिंदी, ओडिया, बंगला, असमिया। तो 4 इसमें हो गए, बिहारी, ओडिया, बंगला, असमिया। और जो अर्धमागधी है, अर्धमागधी को ही पूर्वी हिंदी का विकास मानते हैं। कुछ विद्वान जो पहाड़ी है उसको खस अपभ्रंश से उत्पन्न भी मानते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो प्राचीन कौन सी है, वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद में अगर देखें तो भारतीय आर्य भाषा का जो प्राचीनतम रूप हमें देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का जो प्राचीनतम रूप है वो हमें वैदिक संस्कृत के रूप में ही देखने को मिलता है। इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद प्राचीन भारतीय भाषा यानी वैदिक है और इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, अपभ्रंश, प्राकृत, पंजाबी, संस्कृत, इनमें से कौन सी प्राचीन नहीं है, तो ये जो पंजाबी है हमने आधुनिक हिंदी में पढ़ा था कि जो पंजाबी है प्राचीन भाषा नहीं है, प्राचीन जो पंजाबी है प्राचीन भाषा नहीं है, जबकि संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, ये प्राचीन है। पंजाबी का विकास जो है ये पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। गुरमुखी इसकी लिपि है तथा माझी, डोगरी, दोआबी, राठी, शाहपुरी, पोथोरी आदि प्रमुख बोलियाँ हैं। तो देखिए बोलियों को भी दिया है, माझी बोली है, डोगरी बोली है, दोआबी है, राठी है, शाहपुरी है, पोथोरी है, ये इसकी प्रमुख बोलियों में
काउंट किया जाता है। भारतवर्ष की आदि भाषा क्या है? तो भारतवर्ष की आदि भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृति। प्राचीन में अगर देखें तो जो भारतवर्ष है उसकी आदि भाषा के रूप में हम वैदिक संस्कृत को मानते हैं। भारतवर्ष की आदि भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसमें हमारे वेद निबद्ध किए हैं। संप्रति इसकी लिपि देवनागरी ही है। भारत की भाषाओं को अगर हम विभक्त करें तो देखते हैं यहाँ पे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन शुरू होता है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा से शुरू होता है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्राकृत से अगर पूर्वकालीन अवस्था की बात करते हैं तो क्या आता है उससे पहले? तो पाली आता है। हमने क्रमशः विकास देखा था इसका। तो विकास की दृष्टि से अगर देखें तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। पाली क्या है? पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। तो ये भी देखिए, श्रीलंका के लोग जो पाली है उसको मागधी कहते हैं, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि जो है मगध में हुई थी। पाली की जो है ये मागधी क्यों कहते हैं उसका कारण भी बताते हैं कि इसकी सृष्टि जो है मगध में हुई थी। इसमें वर्तमान समय की अनेक बोलियों के तत्व है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। तो इसमें बहुत सारी बोलियां भी मिलती हैं, तत्सम शब्द बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर करें तो भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया है। पहली सदी से 500 ईस्वी तक उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में प्राकृत भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा मिलता है। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन भाषा वो पाली है, पहली देश भाषा है। मागधी श्रीलंका के लोग कहते थे। क्यों कहते थे उसके पीछे का कारण भी बताया, क्योंकि वहीं से ये निकली हुई भाषा है और इसमें कई बोलियों का सम्मिश्रण होता है, साथ ही तद्भव शब्द बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश भी दिया था। और पहली सदी से 500 का तो जो समय था उत्तर भारत के अलग अलग भागों में प्राकृत भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता था। आचार्य हेमचंद पाली भाषा को संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। तो हेमचंद मानते हैं कि जो ये पाली भाषा है वो संस्कृत से ही निकला हुआ है। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? संस्कृत का ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पाली, प्राकृत। तो अभी हमने देखा कि पाली भाषा के बारे में हेमचंद जी क्या कहते हैं। पाली भाषा जो है, जो पाली भाषा है वो कहाँ से निकला हुआ है तो उसके बारे में बताते हैं यहाँ पे। जो ये पाली है वो जो है पाली भाषा वो मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली भाषिक अवस्था रही है, जो संस्कृत की प्रथम अपभ्रंश भाषा भी रही है। यहाँ पे देखिए पूरा ये चार्ट बना दिया गया भाषा विकास कैसे कैसे हुआ है। तो हम यहाँ पे अगर दिखाए क्रमशः आपको भाषा विकास, तो प्राचीन जो आर्य भाषा रहा है, तो यहाँ पे देखिए पहले वैदिक संस्कृत था, है ना। यहाँ पे अगर देखें तो वैदिक संस्कृत, फिर वैदिक के बाद लौकिक आता है, लौकिक संस्कृति, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, यानी हिंदी का जो विकास क्रम रहा है उसकी शुरुआत में क्या रहा है, कैसे हुआ है। तो प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक भी आता है, लौकिक संस्कृत भी आता है, और मध्यकालीन में ये तीनों आता है, पाली आता है, प्राकृत आता है, अपभ्रंश, अवहट आता है। इसके बाद हम आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं में लहंदा, उड़िया, सिंधी, असमिया, पंजाबी, सिंगली, जिप्सी। ये देखिए सिंगली और जिप्सी को भी काउंट किया जाता है ना। ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार है आधुनिक आर्य भाषा में क्या क्या आते हैं। तो मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, असमिया, उड़िया, लहंदा, सिंगली और जिप्सी भी आता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय अगर बात करें तो उसका समय काल क्या रहा है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय की बात करें तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000वीं 500 ईस्वी पूर्व से 1000वीं ईस्वी, 1000वीं ईस्वी, या पूर्व नहीं ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में क्रमशः पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का व्यवहार होता है। पाली भाषा के सबसे पहले व्याकरणकर्ता कौन है, यानी जिसने व्याकरणबद्ध काम किया है, तो ये है कच्चायन। पाली भाषा जो है, पाली भाषा मध्यकालीन अगर देखें तो आर्य भाषा की प्रथम अवस्था रही है, और ये जो है इस भाषा के प्रथम व्याकरण कच्चायन रहे हैं। देखिए ये इसके बारे में दिया, पूरे पाली भाषा के बारे में चार्ट दिया है कि बौद्ध धर्म की भाषा भी पाली ही रही है ना। और इसके अलावा व्याकरणचार अगर बात करें तो पाली के लिए व्याकरणबद्ध करने वाले थे कच्चायन। कच्चायन के अनुसार इसमें कुल 41 ध्वनियाँ, यानी पाली में कुल जो है पाली भाषा में कुल 41 ध्वनियाँ हैं। पाली भाषा के ग्रंथ की बात करें तो इसमें धम्म पद आता है, मिलिंद पन्हो आता है और महावंश। तो महावंश बौद्ध धर्म का अगर देखेंगे महाकाव्यात्मक बड़ा वो ग्रंथ माना जाता है। मिलिंद पन्हो जो नागसेन की कथा है इसमें, तो महावंश हो गया, मिलिंद पन्हो हो गया, धम्म पद भी इसी में दिया गया है। तो बौद्ध धर्म की भी भाषा रही। कच्चायन के अनुसार इसमें 41 ध्वनियाँ रही। धम्मपद, मिलिंद पन्हो, महावंश भी इसी पाली भाषा में है। और पाली भाषा के व्याकरणाचार में कच्चायन भी आते हैं, मुगलान भी आते हैं।
तो मोगलान और कच्छलान, इनको आप उनके शिष्यों के रूप में भी जानते हैं। बौद्ध के बारे में जब पढ़ते हैं, बुद्ध के, भगवान बुद्ध के बारे में, तो वहाँ पे पढ़ते हैं। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? किसने कहा है अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी? राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे किसने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश क्या है? ये भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक, यानी अपभ्रंश जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। इसे संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। तो गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी से संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू को ही माना है। हिंदी का पहला कवि कौन है? राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को ही माना है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा संबंधी अगर प्रश्न देखें यहाँ पे, तो क्रमशः ये दिया है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो जब हिंदी नहीं था पूर्ण रूप में, तो उस समय आप देखेंगे कि अपभ्रंश इसका लास्ट फेज है, अपभ्रंश अवहट कह सकते हैं। तो आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा, इससे पहले जो पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश। वस्तुतः अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आता है। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया है? तो डॉक्टर A.F.R. हार्नेले ने सन 1880 में किया। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा या उपभाषा की बात करें तो जो सौरसेनी है, अपभ्रंश में कौन कौन से हैं? सौरसेनी है मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राह्मण, टक्क, केकय। और जो सौरसेनी से निकला है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये जो चारों हैं उपभाषाओं में, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, ये सौरसेनी से निकला। और मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया निकला। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली है। महाराष्ट्री से मराठी निकला। ब्राह्मण से सिंधी। टक पंजाबी को कहते हैं। टक क्या है? टक कहीं पे आ जाए, टक यानी पंजाबी। और केके किसको कहते हैं? केके लहंदा को कहते हैं, लहंदा। निम्नलिखित बोली और उनके वर्गों को उनसे जोड़िए, मतलब मिलान करना है यहाँ पे। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, मेवाती, बुंदेली, बगही, और इस तरीके से आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि दी गई बोलियों का जब सुमेलन हमें करना है तो हमें कैसे बांट के इस चीज़ को पढ़ना है। तो पहले तो हिंदी की जो भाषाएं हैं, भाषा के साथ उनकी उपभाषाएं, फिर बोलियां आती हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? पश्चिमी हिंदी एक, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी। जब हम पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो ये उपभाषाएं हैं। उपभाषाओं के तहत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? जो पश्चिमी हिंदी उसके तहत खड़ी बोली आती है, यानी जो हम बोलते हैं कौरवी खड़ी बोली, वो किस में आता है? पश्चिमी हिंदी में आता है। ब्रज भाषा वो भी खड़ी बोली में आता है। हरियाणी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, बुंदेल, कन्नौज, तो ये खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी में बोलियाँ आती हैं। पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है और पूर्वी हिंदी उपभाषा में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी हो गया। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी हिंदी एक उपभाषा है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। और राजस्थानी में अगर देखेंगे तो राजस्थानी उपभाषा में राजस्थान के ही 4 इलाकों की बोलियां आती हैं, जिसको आप इस तरीके से, अगर मान लीजिए ये राजस्थान का इलाका है और आपने इसको भी बांट दिया, तो यहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थानी है, राजस्थान में मान लीजिए जो पश्चिम का इलाका है, वो पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी बोलते हैं। और पूर्वी वाले को क्या बोलते हैं? जयपुरी बोलते हैं। उत्तरी को मेवाती बोलते हैं। मालवी नीचे को, तो मालवा नीचे हो गया, मेवात ऊपर हो गया। मेवात, मालवा, है ना। और एक तरफ मारवाड़ी हो गई, दूसरी तरफ जयपुरी हो गई। तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली हुई कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, यहाँ पे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी दिया है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी आदि। यहाँ पे देखिए अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए हैं कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती तथा पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसेनी से हुआ है।
पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से तथा बिहारी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है। तो जो पूर्वी हिंदी उपभाषा आई है इसका विकास अर्धमागधी से हुआ है। मगध वाले में भी पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से हुआ है और जो बिहारी हिंदी इसका विकास मागधी से हुआ है, ये ध्यान रखना है। आधुनिक जो आर्य भाषा है उनके वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है। जो आधुनिक आर्य भाषा है उसका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अनुसार कौन सा पूर्वी समुदाय का भाषा नहीं है। उड़िया, मराठी, बिहारी, बांग्ला। तो देखिए आप जो मराठी है ये कहाँ पे पूर्व में बोला जाता है, ये तो पश्चिम में है। तो आधुनिक आर्य भाषा के क्लासिफिकेशन के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा मराठी नहीं है। पूर्व की भाषाओं में असमिया है, बंगला है, उड़िया है, जबकि मराठी को दक्षिणी समुदाय में मानते हैं। तो मराठी जो महाराष्ट्र का इलाका है मराठा, तो ये जो है मराठी को कह रहे हैं कि मराठी को हम दक्षिणी समुदाय का मानते हैं। बाकी असमिया है, बांग्ला, उड़िया है, इसको जो है पूर्व में मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो भारतीय आर्य भाषाओं को दो भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक हिंदी वर्ग, एक हिंदीतर वर्ग। जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनको भी अगर हम दो भाग में बांट दें तो एक हिंदी वर्ग है कि एक हिंदीतर वर्ग है। पाकिस्तान में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा को लहंदा कहा जाता है। जो पाकिस्तान में पंजाबी भाषा बोली जाती है, पाकिस्तान में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा को ही लहंदा कहा जाता है। बंगला, उड़िया, असमिया तथा बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आज के अपभ्रंश से ये क्वेश्चन पहले भी आया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उदय जो है और विकसित रूप हम पूर्व आर्य भाषा अपभ्रंश रूप से देखते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं? तो अपभ्रंश में देखिए तो स्वर कितने हैं? 8 स्वर मौजूद हैं अपभ्रंश में। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें। अपभ्रंश जो कि मध्यकालीन आर्य भाषा तथा आधुनिक आर्य भाषा के बीच की खड़ी है। अपभ्रंश क्या है? मध्यकाल और आधुनिक जो है, तो आधुनिक और मध्य का जो बीच का कड़ी है संधिकाल की भाषा के रूप में हम अपभ्रंश को जानते हैं। अपभ्रंश में स्वरों के संबंध में विवाद है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसमें कुल 8 मूल स्वर हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, जबकि उदय नारायण तिवारी कहते हैं नहीं, इसमें 11 स्वर है। तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अपभ्रंश में स्वर कितने हैं? तो नगेंद्र कहते हैं 8 है, उदय नारायण कहते हैं 11 है। अपभ्रंश के स्वर की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इसमें कौन सा आता है? अ, ई, उ, ए, यानी हम लोग जो ओ औ पढ़ते हैं री, ये सभी नहीं आते। इसमें अ, ई, उ, ए और ए नहीं आता, और नहीं आता है। ये कौन कह रहा है? नगेंद्र कह रहे हैं। और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी कह रहे हैं कि इसमें ए, ओ तथा री भी आते हैं, ये मानिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और सैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो हिंदी भाषा जो है उसके उद्भव एवं विकास का सही क्रम चुनना है। सही क्रम क्या है? सबसे पहले है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। पहले नंबर पे हिंदी की आदि जननी संस्कृत आती हैं। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धता हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से ही मानते हैं। तो हिंदी हमारी शुरू कैसे हुई है? ये मानते हैं अपभ्रंश से। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी। यहाँ पे संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर शौरसेनी, पश्चिमी। शौरसेनी, पश्चिमी, हिंदी, खड़ी बोली इस प्रकार है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? तो अपभ्रंश की पैसाची बोली से किसका संबंध है? तो यहाँ पे देखिए पंजाबी बोली का विकास पैसाची अपभ्रंश से है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची से है? तो जो पंजाबी बोली है, पंजाबी बोली का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। जबकि राजस्थानी और गुजराती का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से। तो पंजाब बोली का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, जबकि राजस्थानी और गुजराती का, पंजाब का तो पैसाची से हो गया, और राजस्थान और गुजरात का शौरसेनी अपभ्रंश से है। बंगाली का मागधी से है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची से? तो अभी हमने देखा अपभ्रंश की पैसाची से किसका है? पंजाब का है। आधुनिक भाषाओं में से पंजाबी का संबंध अपभ्रंश की पैसाची से है। पंजाबी भाषा जो है अपभ्रंश की टक भाषा के तहत आती है।
पंजाबी भाषा अपभ्रंश की टक भाषा के तहत आती है। इसका संबंध पैसाची बोली से माना जाता है, जिसका विकास अपभ्रंश से हुआ। यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश ही है। भारतीय आर्य भाषाओं की बात करें तो भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास में 500 से 1000 ईस्वी के मध्य काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। अपभ्रंश से ही आधुनिक आर्य भाषा हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया ये सभी का विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने कुल 25 क्वेश्चन व्याकरण संबंधी किए हैं विथ व्याख्या के साथ। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में पहुँचाएं, इसको शेयर करें और लाइक भी करना नहीं भूलें। और कंटिन्यू इस पे जो क्वेश्चन वाली सीरीज है उसको आप सॉल्व करते रहिए, अपनी जो तैयारी उसको और भी धार दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।